बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस प्रोग्राम हाफ़ज़ा एक नेमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर वासे आपके साथ हाजिर खिदमत है। और हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के अंदर और डॉक्टर्स के अंदर हाफ़ज़े के हवाले से आगाही को बेहतर बनाया जाए और इस हवाले से जो लोगों के जहनों में सवालात हैं उनका जवाब दिया जाए। आपके इल्म में है कि हाफ़ज़ा की कमज़ोरी एक बहुत आम शिकायत है और न सिर्फ वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बल्कि लोग अपने बुज़ुर्गों के बारे में और अपने बारे में भी अक्सर इस शिकायत के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और अगर डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं तो इस शिकायत का इजहार करते हैं कि हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर हो गया है। क्या हाफ़ज़े की कमज़ोरी कोई बीमारी है या सिर्फ़ एक उम्र के बढ़ने का नतीजा है? और अगर ये बीमारी है तो क्या ये कोई काबिल इलाज बीमारी है या इससे बचा जा सकता है या इसका इलाज किया जा सकता है? ये हमारे आज के इस प्रोग्राम का और इस तरह के कई प्रोग्रामों का मौज़ूअ गुफ्तगू होगा। हमारा जो आज इब्तदाई प्रोग्राम है इसमें हमारे मेहमानान डॉक्टर प्रोफेसर शौकत अली साहब हैं कि जो जिना हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के हेड हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डिमेंशिया के हवाले से भी और दिमागी बीमारियों के हवाले से तहकीकी काम इन्होंने किया है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इन्होंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, बिलखुसूस न्यूरोलॉजिस्ट को, और इस वक्त पाकिस्तान के टॉप मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट में से एक में शुमार होता है डॉक्टर शौकत का। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक, जो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से एक मशहूर नाम है, न सिर्फ न्यूरोलॉजी में बल्कि दीगर बीमारियों में भी, बिलखुसूस सर दर्द के हवाले से, फालिज के हवाले से, पार्किंसंस डिजीज़ और डिमेंशिया के हवाले से पब्लिक अवेयरनेस के बहुत एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करते रहे हैं। इन्होंने हेडेक के कैंप्स बहुत मुनक्किद किए हैं और ये पाकिस्तान हेडेक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं और तारुफ़ के बाद हम अपने प्रोग्राम के अहम नुकात पे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर शौकत आपसे है कि ये हाफ़ज़े की लोग बात करते हैं और हाफ़ज़े की कमज़ोरी की, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हाफ़ज़ा क्या होता है और ये हाफ़ज़ा किस तरह काम करता है, ये दिमाग में किस तरह ये चीज़ें स्टोर होती हैं और जो लोग भूल जाते हैं वो क्यों भूल जाते हैं? हाफ़ज़ा एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने इंसान को वदीयत किया है। जब इंसान पैदा होता है तो वो मुख्तलिफ़ जो उसके तजर्बात होते हैं, जो मुशाहिदात होते हैं, जो वो अपनी माँ से उसको गोद में बैठ के जो एहसास होता है और वो चीज़ें जो एनवायरनमेंट में वो सीखता है, उसको हम हाफ़ज़ा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक याद रखने की सलाहियत इंसान में मौजूद रहती है। और वो उसके जो 5 हवासे ख़म्सा हैं, जैसे आँखों से देखना, खुशबू सूंघना की सलाहियत जो है, और जायके की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, ये सारे मिलके एक दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन सा बनता है वक्ती तौर पे, जो कि वो स्टोर हो जाता है और ये चलता रहता है। इंसान की याददाश्त इससे बढ़ती रहती है, तो हम इसको एक हाफ़ज़ा कह सकते हैं। फिर हाफ़ज़े की कई किस्में भी हो सकती हैं। एक जो फिर आप सीखना शुरू करते हैं, जब आप बच्चा स्कूल जाता है तो फिर उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, नंबर सिखाए जाते हैं, कुछ मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, लैंग्वेज सिखाए जाते हैं, तो ये सारे उसकी हाफ़ज़े में शामिल हो जाते हैं। फिर इसी तरह जब वो और हायर क्लासेस में जाता है, जैसे डॉक्टर बनता है, तो वो फिर एक सलाहियत हासिल करता है उस हाफ़ज़े की जो डॉक्टरी में काम आती है, जो और प्रोफेशन है उसमें वो काम आती है। तो ये सारे मिलजुल के उसको हाफ़ज़ा बनाते हैं। एक तो आप शऊरी हाफ़ज़ा कह लें कि जो आप ख़ुद सीखते हैं, और एक लाशऊरी है जो आपको एनवायरनमेंट के साथ साथ, वक़्त के साथ साथ, हर चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, ये एक सलाहियत है आपके ब्रेन में कि वो उससे सीखता रहता है और वो उसको एक स्टोर कर लेता है। जिस तरह आप कंप्यूटर में आपका वो CPU होता है, इसी तरह ये दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जिसमें ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। और जब उसको वो चीज़ या वाक़या वो याद आता है या उसके साथ दोबारा रूनुमा होता है, तो उसको एहसास होता है कि ये मेरे साथ हो चुका है। अगर जैसे बच्चे का यूँ समझें कि हाथ कभी जल गया किसी चीज़ से, तो दोबारा उसको वो एहसास होने लगेगा कि जैसे ही उसको गरमाइश महसूस होगी तो उसका हाफ़ज़ा उसको याद दिला देगा कि ये इससे बचो, ये काम नहीं है। तो ये एक किस्म का इनबॉर्न ही पैदा होता है। अब आपने ये सवाल किया है कि ये नसियान या कमज़ोरी क्या है जो आजकल हम रोज़ाना सुनते हैं। तो एक तो ये है कि ये सीखी हुई चीज़ें भूल जाना, जो हमने एक्वायर्ड किया, जो स्किल हमने सीखे हैं, तो वो एक उम्र के साथ साथ कुछ लोग भूल जाते हैं। अब कुछ ये आम शिकायत होती हैं 20 साल की उम्र में भी, 15 साल की उम्र में भी, माँ बच्चे को लेके आती है कि इसको चीज़ें याद नहीं होती, इतनी मेहनत से पढ़ता है तो वो चीज़ें याद नहीं होती। फिर कुछ लोग आपके पास 40 साल की उम्र में आते हैं जो मुख्तलिफ जॉब कर रहे होते हैं, उनको एहसास होता है कि शायद मेरी मेमोरी कम हो गई है पहले से।
तो इसमें एक तो डॉक्टर फैसला करता है, अमूमन उसका इंटरव्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात तो शायद ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर कमिटमेंट, ज़्यादा बोझ होना, काम का बोझ हो जाना, एक वक्त में बहुत सारे काम को इकट्ठा कर लेना, क्योंकि अब दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि उसको एक आदमी को बहुत सारे काम करने होते हैं, ऑफिस जॉब भी है, घर के काम भी है, बच्चों के स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड जो है वो वक्ती तौर पे इंसान को एहसास होता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही, तो वो और घबरा जाता है कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही। तो अक्सर ये बिनाइन फॉरगेटफुलनेस ही होती है, ये कोई हाफजे की बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार रिपीट हों, जैसे आप एक चाबी रख के फिर भूल गए हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ, फिर दोबारा याद भी नहीं आई, किसी का नाम याद ही ना आना, या कोई काम आप कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं वो आपसे हो ही नहीं रहा, तो फिर आपको डॉक्टर को रजू करना चाहिए। तो ये पता चल जाता है कि ये बीमारी है या पता चलता है कि ये हफ्जे की कमज़ोरी है? यानी डॉक्टर्स के पास ऐसे कोई टेस्ट हैं जिससे बताया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर वो डॉक्टर के पास आता है तो ये एक बेड साइड, हम उसको मिनी मेंटल स्केल पूछते हैं, जिसमें उससे कुछ सवालात अमूमन किए जाते हैं कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कुछ उसको फिगर बना के समझाया जाता है कि इसमें क्या है, कुछ काउंटिंग करवा सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करवा सकते हैं, उसके मुताबिक कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो आप वो गुफ्त शनीद में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसको जो है वो याददाश्त की कमी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि शायद ये एंग्जाइटी और उसके किसी और वजूहात, जो आम सी वजूहात हैं, नॉर्मल ही है रादर। ठीक है नाज़रीन, हाफजे की कमज़ोरी हर फ़र्द के एक नॉर्मल दिमाग के निज़ाम का एक हिस्सा है। साइंसी तहकीक़ें बताती है कि 30 साल की उम्र तक हाफजे की खसूसियात बढ़ती जाती हैं और 30 साल की उम्र के बाद हर फ़र्द को हाफजे में एक कमी महसूस होती है। तो डॉक्टर अब्दुल मालिक, हमारा आपके साथ सवाल ये है कि ये हाफजे की कमज़ोरी कितनी आम है? यानी लोग इसकी शिकायत करते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं इस शिकायत के साथ, या बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिसको शिकायत होती भी है तो डॉक्टर के पास नहीं आते? और बच्चों में ये शिकायत कितनी आम है, बड़ों में कितनी आम है? और वाकई इस हवाले से कोई पाकिस्तान में डेटा या इन्फॉर्मेशन या कोई रिसर्च मौजूद है कि पाकिस्तान में ये बीमारी कितनी है और दुनिया में बीमारी कितनी है? बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई यानी ऑर्गेनाइज को तरतीब के साथ कोई तहकीक तो नहीं हुई कि जिसकी बुनियाद पे ये बताया जा सके कि इसका एग्जैक्ट डेटा कितना है कि कितने लोगों को या हाफजे की या यादाश्त की बीमारी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तादाद, लाजमी नहीं कि वो उम्र जो कि 60 से गुजर जाए उनमें ये पाई जाती है, बल्कि जिस तरह प्रोफेसर शौकत ने कहा कि वो लोग जो कि स्ट्रेस की वजह से या बहुत सारे अमूर मल्टीटास्किंग की वजह से भी उनको ये जो मसला है यादाश्त का, ये बिफोर 60 साल की उम्र में भी हो जाता है। तो लाइफस्टाइल का होना, उनके बहुत सारे कामों का हो जाने की वजह से भी उनके रोज़मर्रा अमूर जो कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं होते, वो मुतासर होने लग जाते हैं और उसका वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी यादाश्त जो है वो कमज़ोर हो रही है, जबकि अमलन जो है वो लाइफस्टाइल का और डे टू डे रूटीन्स का और मुख्तलिफ रोज़मर्रा ज़िंदगी के दबाव की वजह से उनको ये हो रहा होता है। लेकिन जो क्लिनिकली यानी तिब्बी एतबार से जो यादाश्त अमूमन जो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं वो 60 साल या इंटरनेशनली भी ये बात है कि 60 साल गुजरने के बाद उन लोगों में ये चीज़ यादाश्त की कमज़ोरी, जिसको हम तिब्बी एतबार से जो कि मुख्तलिफ़ टेस्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ तशख़ीस के ज़रिए मालूम करते हैं वो पाया जाता है। लेकिन बच्चों में बाज़ औक़ात वालिदैन ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, पढ़ाई में तवज्जो नहीं हो पा रही होती और ये चीज़ें नहीं होती, तो उसमें वो यादाश्त की कमज़ोरी के साथ अपने बच्चों को लाते हैं, जबकि अमलन वो बच्चा बाज़ जगह ज़्यादा अपना वक्त दे रहा होता है, बाज़ जगह कम दे रहा होता है, प्रॉपर उसकी औक़ात कार की तकसीम या उसकी इंटरेस्ट उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहे होते, तो उसको वो यादाश्त की कमज़ोरी का कह कर और उसको डॉक्टर के पास अमूमी तौर पर लाते हैं। तो ये, लेकिन बच्चों में पाकिस्तान में एज सच बहुत ज़्यादा यादाश्त की उस तरह से जिसे हम क्लिनिकली कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आम नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा फैमिली सिस्टम इस तरह का है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हम बुज़ुर्गों में भी ये बीमारी या जिन लोगों में क्लिनिकली ये पाई जाती है वो हम इसको साबित उस तरीके से फैमिली के लोग भी डॉक्टर्स के पास रुजू नहीं कर पाते, उस तरह आगाही भी नहीं हो पाती, क्योंकि बहरहाल हमारे यहाँ बुज़ुर्ग के यहाँ एक जो नॉर्म्स हैं कि भाई ये बुज़ुर्ग हैं, इनको याद हो जाता है, ये मैंने याद कमज़ोरी हो जाती है, तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है फैमिली के निज़ाम के अंदर ही, और उस तरह से प्रॉपरली टाइमली वो डॉक्टर के पास रुजू नहीं कर पाते। तो थोड़ी सी आगाही की भी कमी है और उसके साथ साथ फिर तशख़ीस की बरवक्त ना होने की वजह से भी ये चीज़ें प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि आदाद शुमार वो सही नहीं रिकॉर्ड हो पाते।
तो डॉक्टर शौकत, बहुत सारी बीमारियां तो घटती रह जा रही हैं दुनिया के अंदर, कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन ये जो हाफजे की कमज़ोरी की बीमारी है और बिलखुसूस जो डिमेंशिया है, जो निसियान की या भूल की बीमारी रहती है, ये बढ़ रही है दुनिया में। तो इस वक्त दुनिया में कितने बड़े पैमाने पे मौजूद है और हमारे अपने आबादी में, मुल्क में आपके ख्याल में कितनी आबादी ऐसी होगी कि जिनको ये प्रॉब्लम होगी और जिनको अभी इसके बारे में पता भी नहीं है? तो ऐसे कितनी दुनिया में या पाकिस्तान में इसकी क्या प्रिवेलेंस है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जितनी मेडिकल साइंस ने अब तरक्की कर ली है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंसान की बढ़ गई है। जो इंसान पहले 60 साल या 70 साल की उम्र में दुनिया से दूसरी बीमारियों की वजह से रुखसत हो जाते थे, अब वो आम तौर पर 80 और 85 साल की उम्र तक ज़िंदा रहते हैं। और ये जो डिमेंशिया है, ये बेसिकली एज रिलेटेड एक बीमारी है। जैसे आप अगर 65 ईयर्स की एज में हैं तो आपको डिमेंशिया होने के चांसेस जो हैं वो 5% के करीब हैं। जैसे आप 70 साल के होते हैं तो वो तकरीबन 10% और बढ़ जाते हैं। 80 में आ जाते हैं तो तकरीबन 30% लोगों को डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। 85 ईयर्स की एज में 40% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। और लेकिन फिर भी ये एक बीमारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो 60% है वो डिमेंशिया का शिकार नहीं होगी। इस वक्त ये कहा जाता है कि अमेरिका में शायद 30 मिलियन के करीब ये डिमेंशिया के लोग मौजूद हैं। और जो WHO का डेटा है 2025 में और 2040 में जो साउथ एशिया की आबादी सबसे ज़्यादा होगी। चूँकि यहाँ पे भी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा जो बूढ़ों की तादाद होगी वो इसी खत्े में होगी। और नेचुरली जो वो 80 और 85 साल की उम्र में, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि उनकी तादाद जो है वो कई मिलियंस में होंगी, जो एक बहुत बड़ा जो मुआशरती बोझ होगा एक्चुअली, क्योंकि उनके साथ और भी बहुत बीमारियाँ हैं। यहाँ मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी ग़िज़ा है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर का मरज़ और ब्लड प्रेशर का मरज़ और सिगरेट स्मोकिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेरिब्रोवास्कुलर डिमेंशिया, जो वास्कुलर डिमेंशिया कहलाता है, उसमें आपके दिमाग के खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपकी दिल की खून की नालियाँ तंग होती हैं, इसी तरह उसी तरह दिमाग की नालियाँ भी तंग होना शुरू होती है। और छोटे छोटे आपको फालिज होते रहते हैं, जो बाज़ औक़ात आपको पता चलते हैं, बाज़ औक़ात नहीं पता चलते, जिनको हम छोटा फालिज या लेक्यूनर स्ट्रोक्स कह सकते हैं। तो वो वास्कुलर डिमेंशिया है। और अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे पास ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम जिससे वो कर सकें कि इसको वास्कुलर डिमेंशिया है या इसको अल्जाइमर डिजीज़ है। तो हमारे यहाँ ये ओवरलैप बहुत ज़्यादा है कि अल्जाइमर के साथ साथ और ये वास्कुलर डिमेंशिया भी है। और वास्कुलर डिमेंशिया और दोनों को आइडेंटिफाई करना भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज मुमकिन है। वास्कुलर डिमेंशिया में तो प्रिवेंशन है, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके इसके चांसेस कम हो जाएंगे। और अल्जाइमर डिजीज़ में भी आपको पता है कि अब दवाइयाँ निकल आई हैं, और अगर ये अब पेट स्कैन वगैरह से आपको अब अंदाज़ा हो सकता है कि ये अल्जाइमर डिजीज़ का सिग्नेचर है या ये सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ का। लेकिन दोनों को पहचानना ज़रूरी है कि दोनों का थोड़ा सा तरीका इलाज मुख्तलिफ है। वैसे ये काबिल इलाज बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, या अगर किसी को हो जाए तो क्या दुनिया में इसका कोई इलाज है कि जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? अब ये इस हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि अल्जाइमर डिजीज़ ये एक डीजनरेटिव बीमारी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। इसमें कुछ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी है, कुछ प्रोटीन्स हैं जिस तरह टॉप प्रोटीन्स है या एपोलाइपोप्रोटीन 4 है जो उसके कैरियर होते हैं, और कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी हैं, तो ये मिल के उसको वो बनाते हैं। लेकिन अब कुछ दवाइयाँ आ गई हैं कि जैसे हमें ये अब अंदाज़ा हो गया है इनकी पैथोफिजियोलॉजी से कि कुछ केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज के एंजाइम्स कम हो जाते हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है, तो वो कुछ ऐसी उनको रिप्लेस कर दें दवाइयाँ, तो उसमें बेहतरी आ जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ और भी NMDA रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट कुछ आ गए हैं, तो हम अब उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए इनका डायग्नोसिस ज़रूरी है। वास्कुलर डिमेंशिया में अगर आप रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपका एक पूरा प्रोग्राम शायद डाइट पे भी होगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अभी तक जो प्रिवेंटिव थेरेपी है वो कोई ख़ास अभी है नहीं, लेकिन ये सब न्यूरोलॉजिस्ट का कंसेंसस है कि आप अगर वर्जिश करें, खाने में आपकी सब्ज़ियाँ ज़्यादा हो और फ़िश ज़्यादा हो, तो आप को डिमेंशिया होने के चांसेस कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्टिमुलस, आप काम करते रहें। आप ये ना हो कि रिटायर होकर बैठ जाएं 60 साल की उम्र में कि मेरी अब इनिंग्स पूरी हो गई है, नहीं।
आप सोशल सर्विस करें, आप कोई काम करें, बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल चलाएं, जितने भी लोग हैं, दिमाग को एक स्टिमुलेट करते रहे उस वक्त जब आपको एक ऑब्जेक्टिव होगा दिमाग में, आपका दिमाग एंगेज रहेगा, आप सारे काम करते रहेंगे। अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर आपका दिमाग भी बैठ जाएगा। तो अब जो असल मसला है वो ये है कि बीमारी ये बढ़ रही है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, और अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में भी लाखों लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं। और ये बीमारी ऐसी है जो काबिल इलाज है और जिसमें एक हद तक इलाज मुमकिन है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और ना आवाम को पता है, और बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को भी नहीं पता है। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी बनती है? न्यूरोलॉजिस्ट की क्या ड्यूटी बनती है? आवाम को क्या करना चाहिए? मीडिया को क्या करना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कम से कम। बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हुई के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन ये तो इज्तिमाई तौर पे बहुत सारे अमूर करने की ज़रूरत है। यानी जो इस शोबे से मुंसलिक डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये चीज़, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से आगाही जो है आवाम तक पहुँचाने का यानी एक ज़रिया बने, ताकि और उस तरीके से जो लोगों को आसानी से वो बात समझ में भी आए। और उसके जिस तरह आपने देखा होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले दिल की बीमारी को एक यानी ये अब लोग फ़ख्र से भी बात औक़ात बताते हैं कि मुझे कार्डियक मसला है, तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा उसको यानी प्रोपगेट किया गया, उसके यानी एहतियात भी बताई गई, अलामात बताई गई, लोगों को उसकी तमाम चीज़ों से आगाही बड़े पैमाने पर मीडिया के अंदर भी, लेक्चर्स के ज़रिए भी, अवामी आगाही प्रोग्राम के ज़रिए से, लिटरेचर की डेवलपमेंट के ज़रिए से, और लोगों को यानी इश्तहारात के ज़रिए से, और इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी और क्या कहते हैं हुकूमत का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा। तो वो एक तरह से उसमें बावजूद कि वो बीमारी अपनी तरफ से बढ़ रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे एहतियात और उसमें बचने की तदाबीर लोग आगाह हुए। इसी तरह इसमें भी लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। उसके लिए जिस तरह अद्वियात इदारे जो हैं उसमें माविनत फराहम कर सकते हैं, ताकि लोगों को लिटरेचर की, और हुकूमत जो है इसको प्रायोरिटी के तौर पर लेते हुए इसको अपने अहदाफ में, जैसे बहुत सारी चीज़ें वो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम करते हैं बिगर, लेकिन ऐसी इस वक्त दिमाग की उमूर की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो हुकूमत के किसी हदफ में शामिल हो। यानी स्ट्रोक जो है फालिज जो बहुत बड़ी, जिसकी वजह से मतलब यादाश्त का मसला बहरहाल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत के अहदाफ में ये चीज़ शामिल हो, ताकि वो इसको समझते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए लोगों को आगाही फराहम करें। वहीं पर हमें अपने तालीमी इदारों के अंदर, अपने आम जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर इसकी आगाही के हवाले से प्रॉपरली मटीरियल मवाद फराहम करना और लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि जो लोग हमारे माशरे में 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनमें अगर हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत हो तो उस सिलसिले में डॉक्टर से रुजू किया जाए, ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। और ये एक बढ़ता हुआ मसला है हमारे मुल्क के अंदर, और सबको मिलजुल कर इस बात की कोशिश करनी है कि एक बीमारी जो बढ़ रही है तेज़ी के साथ, इससे बचाव किया जा सके। अगर इसको हम रोकेंगे नहीं तो ये एक एपिडेमिक की तरह, वबा की तरह बहुत बड़ी आबादी को अपनी लपेट में ले लेगी। जी सर ने कहा कि मतलब 60 साल के बाद लोग बैठ ना जाएं, तो ये आगाही देना, उम्मीद दिलाना कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के उमूर को उस तरह प्लान करें ताकि आप एक माशरे का मौसर हिस्से के तौर पर रह सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों तक देने का कि जितना लोग प्रोडक्टिविटी और अपने आप को फिज़िकली मूव रखेंगे, उतना ज़्यादा वो सेहतमंद रहने के काबिल रह सकेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके नतीजे में बजाय इसके कि हम डराएँ ये हो जाएगा तो यूँ करें, हम एक उम्मीद दिलाने वाला एक मैसेज जो है आवाम तक पहुँचाएँगे, तो उसके नतीजे में एक अच्छी आगाही लोगों तक पहुँच जाएगी। लोग अपने आप को रिटायर ना समझें, बल्कि ये बीमारी ख़वातीन में भी होती है डॉक्टर शौकत। ख़वातीन में शायद इसलिए ज़्यादा है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है, तो चूँकि वो ज़्यादा एज ग्रुप में चली जाती हैं, तो उनमें भी वैसे तो रेशो इनका बराबर ही है, लेकिन चूँकि वो औरतें बायोलॉजिकली हमसे ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं, तो उनमें प्रेवलेंस जो होगा वो डिमेंशिया का वो ज़्यादा है। तो ये बड़ा अहम मैसेज है, इसलिए कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि शायद ये ख़वातीन में नहीं होती, तो ख़वातीन के बारे में भी ये शिकायत कम आती है कि उनको हाफ़ज़े की कमज़ोरी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बीमारी ख़वातीन में भी बहुत है, मर्दों में भी बहुत है। और जिस तरह हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शौकत और डॉक्टर अब्दुल मालिक ने आपको बताया कि ये बीमारी कितनी आम है और किस तरह से बढ़ रही है, जो काबिल इलाज है और जिससे बचा भी जा सकता है एक हद तक। तो उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन और जो डॉक्टर हज़रात हैं जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बात का एहतमाम करेंगे कि इस बीमारी की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में, बेहतर अंदाज में इलाज हो सके। मैं बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ
हमारे आज के मेहमानान का, डॉक्टर प्रोफेसर शौकत अली का और डॉक्टर अब्दुल मालिक का। और इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने इस प्रोग्राम हाफ़िज़ा एक नेमत के साथ हाजिर होंगे।